वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं इस आकृति में आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स पहले गिनते हैं। ठीक है, ट्रायंगल आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये है आपका पहला ट्रायंगल, ये है दूसरा, पहला दूसरा। यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका तीसरा ट्रायंगल और ये है आपका चौथा ट्रायंगल। उसी प्रकार ये है आपका पांचवा ट्रायंगल और ये है छठा ट्रायंगल। ये वाला है आपका सातवां ट्रायंगल और ये है आपका आठवां ट्रायंगल। ठीक है, अब सिंगल सिंगल गिने हमने, अब हम डबल गिनेंगे। ठीक है, ये वाला, ये पूरा। ठीक है, ये कौन सा है, ये है आपका 9वां ट्रायंगल। ठीक है, तो 8 तो ये हो गया, 8 हम इसको साइड में लिख लेते हैं, है ना। तो ये है 9वां, ये वाला है 10वां, ये वाला है 11वां और ये वाला है 12वां, यानी 4 ट्रायंगल यहाँ पर है, तो 4 ये लिखती है। ठीक है, अब बड़ा ट्रायंगल गिनते हैं। 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, 4 ये हो गए। अब बड़ा वाला गिनते हैं। ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 3 और ये वाला हो गया 4, 4 ये हो गए। तो कितने हैं टोटल, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपको टोटल इस आकृति में 20 ट्रायंगल, 20 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, है ना, एक सर्कल टाइप व्हील टाइप बना हुआ है और इस व्हील में क्वेश्चन मार्क है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर हम एक काम करें, 10 और 4 के बीच में अगर रिलेशन पता करें, तो 4 में अगर हम 6 को प्लस करते हैं तो ही हमें 10 मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमने कितना ऐड किया, हमने कितना ऐड किया, यहाँ पे हमने 6 ऐड किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर 10 में हम 20 कब गेन कर पाएंगे, जब हम 10 में कितने ऐड करेंगे, 10 में 10 ऐड होगा तभी तो 20 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कितना फर्क है, पहले हमने 6 को ऐड किया फिर 10 को ऐड किया, यानी कि यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप करते 20 मिला, अब 20 में हम इसमें +4 करके ऐड करेंगे, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। अगर 14 को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे 34 मिल रहा है। अब वही प्रोसेस करेंगे, 34 में वापस इसमें +4 कर देंगे, तो 14 और 4 कितना हो गया 18। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 52। अब 52 में वापस हम क्या करेंगे, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22। 52 में 22 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है 74, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। अब आगे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर अपन आगे करेंगे तो 74 में हम वापस यहाँ पे +4 करेंगे, है ना, यानी कि ये हो जाएगा 26। 74 में 26 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 100 मिला, 100 बिल्कुल मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 100 में वापस क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 26 में +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, यहाँ पे 100 में 38 हो जाएगा, तो आ जाएगा 130। ठीक है, यहाँ पे आपको 130 मिलेगा। तो बस यही प्रोसेस यहाँ पर इस क्वेश्चन में चल रही है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 21 जून 2007 को गुरुवार था तो 21 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आपको बताना है। ठीक है, ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो देखो, साल कौन सा दे, आप देखोगे तो तारीख तो एक ही है। ठीक है, 21 जून और 21 जून। अब यहाँ पे साल का डिफरेंस है, यहाँ 2007 दे दिया, यहाँ 2011 दे दिया, है ना। और बोला क्या गया है कि 21 जून 2007 को गुरुवार था, तो आपको बताना है 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा। तो जहाँ पर डेट सेम हो और ईयर अलग अलग दिए हुए हो, वहाँ पे एक चीज़ आपको सबसे पहली स्टेप क्या करनी है, इनके बीच में आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है, कितने सालों का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको 4 साल का डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, 4 साल है। अब एक चीज़ यहाँ से और ध्यान में रखना, एक होता है सामान्य वर्ष जिसमें कितने विषम दिन होते हैं, 1 विषम दिन होता है। ठीक है, सामान्य वर्ष में, और एक होता है लीप वर्ष, लीप ईयर, आपने सुना ही होगा। ठीक है, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता ही आता है। तो लीप ईयर जो है उसमें 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन साल भर में। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि 2007 दिया है, तो 2007 से 2008 तक कितने विषम दिन होंगे, 1 विषम दिन होगा। ठीक है, 2008 से 2009 तक कितने विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे, क्योंकि 2008 जो है वो एक लीप ईयर है। क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप ईयर कैसे पता करोगे, उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो पूरी तरह 2008 दिया है, ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, मतलब वो एक लीप ईयर है। अब 2009 से 2010 तक क्या है, विषम दिन है, एक ही विषम दिन होगा। ठीक है, अब 2010 से 2011 तक
यहाँ पर भी आपको एक ही विषम दिन मिलने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, ये जितने भी विषम दिन हमने लिखे इन सबको हम जोड़ लेंगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, यानी कि टोटल 5 यहाँ पे विषम दिन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमको तारीख दी हुई है, तारीख क्या दी हुई है, 21 जून 2007। ठीक है, इसमें कौन सा वार बोला गया है, गुरुवार बोला गया है। ठीक है, तो जो गुरुवार है उसमें हम क्या करेंगे, 5 दिन प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, 5 दिन प्लस कर देंगे। गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, सोमवार और मंगलवार। अब यहाँ पे देखो 5वें नंबर पे कौन सा दिन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पे है मंगलवार, यानी कि 21 जून 2011 को क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, तो मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड हो और डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपको बताना है, बस ये साइन चेंज करना है इस पूरे सिंप्लीफिकेशन का। तो हमको क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई की जगह हम डिवाइड लगा देंगे 3। माइनस की जगह पर क्या बोला गया है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यानी इसकी जगह पर आएगा मल्टीप्लाई। डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, और प्लस का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है माइनस। ठीक है, तो 9 - 11। अब इसका आंसर आपको निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 42 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 की टेबल में 42 कितने टाइम्स आ जाएगा, 14 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 9 - 11। अब 14 × 16 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 224 प्लस का 9 - 11। अब वापस हम प्लस करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 233 माइनस का 11 बचा। ठीक है, अब 233 में से 11 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 222, यानी कि आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा, 222। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि ए डी की माँ है। ठीक है, ए जो है किसकी माँ है, डी की, है ना, यानी कि ए जो है वो क्या है, माता है, और डी जो है वो क्या है, या तो उसका बेटा हुआ या तो उसकी बेटी हुई, बेटा या बेटी में से एक कुछ भी होगा। ठीक है, और बी की बहन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए जो है वो डी की क्या है, माँ है ना, और ए की क्या है, बहन है, यानी कि ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, बी और ए दोनों क्या है, बहनें हैं। अब बी की एक बेटी है जिसका नाम सी है, इसकी एक बेटी है उसका नाम क्या है, सी। ठीक है, ये सी की बेटी है। ठीक है भाई, जो एफ से विवाहित है, क्या बोला गया है कि बी की क्या है, एक बेटी है जिसका विवाह किससे हुआ है, एफ से हुआ है। ठीक है, यानी कि एफ जो है वो सी का क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। ठीक है, ये इसका हस्बैंड हुआ। अब जी ए का पति है, किसका है, जी ए का पति है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर आ गया जी। ठीक है, यानी कि ये डी का पिता हुआ। ठीक है, ये दोनों विवाहित है और ये दोनों विवाहित है। अब यहाँ से बोला गया है कि जी का डी से क्या संबंध है, जी का डी से क्या संबंध है, तो ये क्या है, इसका पिता है। ठीक है, क्या है, पिता है, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए, यानी कि क्यूब बनाया जाए, तो 16 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 16 के विपरीत कौन सी संख्या है अगर इसको एक क्यूब बनाया जाए तो। ठीक है, तो देखो 13 जो है वो किसके विपरीत होगा, 14 के विपरीत होगा। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये इधर है, ये इधर है, तो ये इसके विपरीत हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 11 जो है वो 12 के विपरीत है, एक नंबर छोड़ के, और 15 जो है वो 16 के विपरीत है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, 16 के विपरीत कौन सा है बताना है, तो 16 के विपरीत आपको 15 दिख रहा है, तो 15 जो है वो 16 के विपरीत हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्था को इंगित करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्रम बनाना है, एक अरेंजमेंट बनाना है। ठीक है, कि पहले कौन सी चीज़ होगी, उसके बाद कौन सी चीज़ होगी, उसके बाद कौन सी चीज़ होगी। तो पहले क्या होता है, खाना, फल, बीज तोड़ना या पौधा, सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले सीड बनता है, यानी कि सबसे पहले बीज उसका लगाया जाता है, तो तीसरा नंबर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बीज के बाद क्या होता है, बीज के बाद उसका पौधा बनता है। ठीक है, तो 5वां नंबर आ जाएगा, बीज के बाद पौधा बनता है। पौधे के बाद क्या होगा, पौधे के बाद वहाँ पर फल उगेगा, उस पौधे पर क्या बनेगा, एक फल आएगा। ठीक है भाई, फिर दूसरा नंबर आ गया। अब उस फल को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो चौथा नंबर आएगा, तोड़ेंगे, है ना, प्लक करेंगे यानी कि तोड़ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको खाएंगे, खाना यानी कि ईट, तो पहला नंबर आखिरी में आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रही है, 3 5 2 4 1, 3 5 2 4 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है कि जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है उसी प्रकार साइटोलॉजी का संबंध किससे होगा? जीव से होगा, कोशिकाएं से होगा, पौधे से होगा या फिर जीवन से होगा? तो सबसे पहले जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से कैसे है उसको समझो, है ना। तो जियोलॉजी जो होता है, जियोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूविज्ञान। क्या बोलते हैं? भूविज्ञान। भू का मतलब होता है धरा यानी कि पृथ्वी, ठीक है, और विज्ञान का मतलब तो आपको पता ही है ना। पृथ्वी की साइंटिफिक स्टडी, क्या मतलब है? पृथ्वी की साइंटिफिक स्टडी, यानी कि अगर बोला जाए तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ को ही क्या कहेंगे? जियोलॉजी कहेंगे, ठीक है। और यह पृथ्वी का ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन होता है जिसमें चट्टानों, खनिजों, पृथ्वी की संरचना, उसकी बनावट, पृथ्वी का इतिहास, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। और अगर बात करें चट्टानों की यानी रॉक्स की, तो चट्टानें इस साइंटिफिक स्टडी का पहला सोर्स है, ठीक है। चट्टानों की अगर हम बात कर रहे हैं, चट्टानों की यानी कि रॉक्स की, तो रॉक्स क्या है? एक फर्स्ट सोर्स है। किसका फर्स्ट सोर्स है? भूविज्ञान का, जियोलॉजी का पहला सोर्स है रॉक्स यानी चट्टानें। और हम इन भूविज्ञानी चट्टानों का एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है, फिर पृथ्वी की उम्र कितनी है, पृथ्वी में कौन कौन से खनिज होते हैं, और अगर जलवायु में परिवर्तन आता है तो ये सारी जो पृथ्वी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरा इतिहास है ना, वो हम इससे पता लगा सकते हैं। किससे? जियोलॉजी के द्वारा, ठीक है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी में पृथ्वी की संपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी, उसका इतिहास होता है। उसी प्रकार जो साइटोलॉजी होती है, ठीक है, साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है? उसी प्रकार साइटोलॉजी का अर्थ है कि स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी। जिस प्रकार जियोलॉजी का अर्थ है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ, उसी प्रकार साइटोलॉजी का अर्थ है स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी। यानी कि साइटोलॉजी में शरीर की जो कोशिकाएं होती है, सेल मतलब क्या? सेल का मतलब होता है हिंदी में कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं। तो शरीर में, साइटोलॉजी में शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संपूर्ण जानकारी हमको जिससे मिलती है वो होती है साइटोलॉजी। यानी कि जिस प्रकार जियोलॉजी का संबंध किससे? चट्टानों से, रॉक्स से है, उसी प्रकार साइटोलॉजी का सबसे पहला संबंध है उसकी कोशिकाओं से यानी कि सेल्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो मिसिंग लेटर्स है वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनका रिलेशन पता करेंगे। उसके लिए हम पहले अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उसकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है, जिससे हमको रिलेशन पता चलेगा। EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का क्या रिलेशन है वो पता करते हैं। तो सबसे पहले है DREQ, ठीक है। तो D की पोजीशन क्या है? चौथे नंबर पे। R की पोजीशन क्या है? 18th नंबर पे। और E की पोजीशन है 5 नंबर पे। Q की पोजीशन है किस पे? 17 पे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है G U H एंड T। तो G की पोजीशन क्या है? 7, उसके बाद U की है 21, फिर H की क्या हो जाएगी? 8 और T की हो जाएगी 20। यहाँ से फिर है नेक्स्ट JXKW। तो J की क्या हो जाएगी? 10, X की है 24 और K की कितनी हो जाएगी? 11 और W की कितनी हो जाएगी? 23, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 4 में भी यहाँ पे +3 अगर करें तो G आ रहा है, ठीक है। इसमें भी +3 करें तो U आ रहा है, इसमें +3 करेंगे तो ये आ रहा है, इसमें +3 करेंगे, यानी कि +3 हो रहा है कुल मिला के, ठीक है। +3 यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी होगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर पहले नंबर पे जो इक्वेशन आने वाली है वो हमको बताना है। तो D में हम क्या करेंगे? -3 कर देंगे। D है 4 नंबर पे, -3 करेंगे तो 1 2 3। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? A, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है R। R से 3 पॉइंट छोटा यानी कि 1 2 3 यानी कि आएगा O। उसके बाद है E। E से 3 पॉइंट छोटा यानी कि 1 2 3 यानी कि B। फिर है क्या? यहाँ पर है Q। Q से 3 पॉइंट छोटा
1 2 3 यानी कि n, तो हमको क्या मिल रहा है AOBN, बिल्कुल ऑप्शन में है ये भी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस +3 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दर्पण को PQ पर दिखाए गए अनुसार रखे जाने पर दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। ये एक मिरर है, कांच है ना। आपको बस इमेजिन करना है कि जब आप इन लेटर्स को कांच के सामने रखोगे तो वो कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये आपको लेटर दिया हुआ है, इसको आपको एक कांच के फॉर्मेट में करना है। तो एस है, ठीक है। तो एस जो है जब उसको आप कांच के सामने रखोगे तो वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आएगा, पलट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर है 7, ठीक है। अब इसका मुंह यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है, लेकिन जब ये मिरर के सामने होगा तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। इसका मुंह इधर है तो इधर से इसका मुंह ऐसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेटर है T, अब इसका मुंह इधर की साइड है, ऐसा है T, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यानी कि मिरर में ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक एक लेटर आपको पकड़ना है, एक एक लेटर को समझना है कि वो मिरर में कैसा दिखेगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मुंह जो 4 है ये यहाँ पर कुछ ऐसा है, ठीक है, यानी कि पलट जाएगा, पलट जाए ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा होगा तो ये जो इधर बना है वो इधर बन जाएगा, तो ये कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब जो L है, L का मुंह किधर है, इधर है, ठीक है, ये ऐसा है, यानी कि ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। J जो है इसका मुंह कुछ इस प्रकार है, इस प्रकार है, तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, C वाले में, तो C हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन प्रश्न मैं आपके लेकर आऊँगी जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। और आखिर में बस इतना ही बोलूँगी कि हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। तो बस मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे और वीडियोज़ आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।